दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 के पहले चैप्टर जीवों में जनन के चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। 3 पार्ट का वीडियो आपको मिल चुका होगा। आज हम लोग चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कायिक जनन के प्रकार के बारे में हम लोग देख रहे थे। हम वहाँ पर देखे थे कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। हमको आज देखना है प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रकार हम लोग को देखना है प्राकृतिक कायिक जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि कायिक जनन जो होता है, जनन की वह विधि है जिसमें किसी पेड़ पौधे के कायिक भागों जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो कायिक जनन हम लोग बात किए थे एक तरह से क्या है, अलैंगिक जनन ही है, क्योंकि इसमें भी किसी एक ही जनक के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। तो नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक का मतलब जैसे आपको पता है स्वयं से, बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के। ठीक है, तो कायिक जनन की वह विधि जिसमें स्वतः ही किसी पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं कायिक जनन की कायिक जनन की कायिक जनन की वह विधि जिसमें स्वतः ही किसी पौधे के कायिक भागों से स्वतः ही किसी पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग, जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण स्वतः ही होता है। तो हम जानते हैं कि पौधे में कायिक भाग, जड़, तना और पत्ती होते हैं। तो इस आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। जड़ द्वारा कायिक जनन, तना द्वारा कायिक जनन, और फिर से हम लोग देखेंगे पत्तियों द्वारा कायिक जनन। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है, ये 3 प्रकार से होता है। प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन निम्न 3 प्रकार से होता है। निम्न 3 प्रकार से होता है।
तीन प्रकार से होता है, जिसमें से जो पहला है वो है जड़ों द्वारा, जड़ द्वारा, जड़ द्वारा। तो प्राकृतिक कायिक जनन की वह विधि जिसमें किसी पौधे के जड़ से नए पौधे का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? जड़ द्वारा कायिक जनन कहलाता है। लिखते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक कायिक जनन की वह विधि जिसमें जिसमें किसी पादप के, जिसमें किसी पादप के जड़ से नए पादप का निर्माण होता है, जड़ द्वारा कायिक जनन कहलाता है। जड़ द्वारा कायिक जनन कहलाता है। तो इसमें कोई आपसे डिफिनीशन नहीं पूछेगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल है और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा पादप है इसमें जिसमें जड़ से कायिक जनन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जो एग्जाम्पल हम बताएंगे बस उसी को याद रखना है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है शकरकंद, शकरकंद जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं। शकरकंद हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा? सतावर हो जाएगा, डहेलिया हो जाएगा, परवल हो जाएगा। ठीक है, ईटीसी। तो आपको मुख्य रूप से इसको याद करना है, शकरकंद को स्वीट पोटैटो के नाम से जाना जाता है। और अपने बिहार में बात करें तो इसको हम लोग गांव देहात में कोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? आग में पका करके खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जड़ के द्वारा ही नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्राकृतिक कायिक जनन का पहला प्रकार हो गया जड़ द्वारा। दूसरा क्या होगा? तना द्वारा हम लोग देखेंगे। दूसरा देखते हैं तना द्वारा। नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक कायिक जनन की वह विधि जिसमें किसी पादप के तना से नए पादप का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं तना द्वारा कायिक जनन। प्राकृतिक प्राकृतिक कायिक जनन की वह विधि जिसमें किसी पादप के तना द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, तना द्वारा कायिक जनन कहलाता है। तना द्वारा
ठीक है। तो तना क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं किसी पादप में तना क्या होता है, मिट्टी के ऊपर होता है, मतलब वायु में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे पादप हैं जिसमें क्या होता है, तना का रूपांतरण पाया जाता है। जैसे आलू क्या है, तना है। गाजर क्या है, एक तना है। मूली क्या है, एक तना है। ठीक है। नहीं नहीं, एक चीज़ इसमें हम करेक्शन करना चाहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, करेक्शन करेंगे यहाँ पर। जैसे जो गाजर मूली जो है ना, इसी में आ जाएगा, इसी में जड़ द्वारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सही कीजिए। गाजर और मूली भी क्या है, जड़ का ही एग्जाम्पल है। गाजर, मूली, ईटीसी। ठीक है। दिमाग से उतर गया था, इसको सही कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। नोट्स में अगर नोट किए हैं तो उसको सही कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं तना द्वारा कायिक जनन। तो तना जो होता है, इसके कई सारे रूपांतरण होते हैं, और इसमें भी जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं याद रखना है, एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे जड़ में आपको शकरकंद का एग्जाम्पल याद रखना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं, तना का रूपांतरण। ठीक है। तना का रूपांतरण। तो तना का जो रूपांतरण होता है नो, कुछ तना जो वायु में होते हैं, कुछ क्या होता है मिट्टी के अंदर होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं, और कुछ का हिस्सा क्या होता है, कुछ मिट्टी में होता है, कुछ वायु में होता है। तो पहला जो है, ये देखते हैं, भूमिगत तना। भूमिगत तना, इसको नंबरिंग करते हैं ए। बी में है अर्धवायुवीय तना। अर्धवायुवीय तना। और ये है वायुवीय तना। वायुवीय तना। ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अंडरग्राउंड रूट्स। अंडरग्राउंड स्टेम। और इसको बोलते हैं सब एरियल स्टेम। और ये है एरियल स्टेम। इसके बारे में तो देखना नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि अधिकांश पादप में क्या होता है, तना जो होता है वायु में होता है। हमको दो के बारे में बात करना है, भूमिगत तना और अर्धवायु तना में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भूमिगत तना क्या है। तो नाम से स्पष्ट है कि भूमिगत तना क्या है, भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं। क्षैतिज दिशा में वृद्धि कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रूप हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं भूमिगत तना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए में है भूमिगत तना। तो इसमें बस हमको क्या करना है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। देखो, भूमिगत तना में इसका हम नेम ऐसे कर देते हैं फिर से इसको। भूमिगत तना देखिए, इसमें हमको याद रखना है कंद। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ट्यूबर। भूमिगत तना का एक रूप है क्या, कंद।
जैसे आलू जो है कंद का सबसे अच्छा उदाहरण है, और एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आलू ही पूछता है। और ये हिंदी में लिख करके अंग्रेजी में लिख दिया जाता है, अंग्रेजी को हिंदी में, कि निम्न में से किसमें ट्यूबर के द्वारा कायिक जनन होता है। कंद क्या होता है, जैसे हम देखते हैं आलू क्या होता है। आलू जब भी हम खेत में लगाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को काटते हैं और मिट्टी के अंदर क्या कर देते हैं, रोपित करते हैं। और जब उसको काटा जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि उस पर क्या हो, आँख हो, जिसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं, आँख। वो क्या होती है, अपस्थानिक कलिकाएं होती है, और उन्हीं कलिकाओं से क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। तो आलू भोजन एकत्रित करने के कारण क्या हो जाता है, फूल करके मोटा हो जाता है, और उसी में क्या होता है, कक्षस्थ कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, जो अंकुरित होकर के आलू के नए पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। तो बस इसका आपको एग्जाम्पल रखना है याद, आलू, और कुछ इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा जो है प्रकंद, राइजोम, प्रकंद। तो ये भी क्या है, भूमि के अंदर ही पाया जाता है, भूमिगत तना है ये भी। जैसे आप लोग देखते हैं अदरक, हल्दी, केला, ये सब क्या है, भूमिगत तना है। तो अदरक जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें रखते हैं अदरक, हल्दी, केला, बांस, ईटीसी। आपको बस एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे, तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे सल्ककंद। सल्ककंद, इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। जैसे देखिए एक बार मान लीजिए कि ये क्या है, ये मृदा है, और इसमें क्या है, एक पौधा है इसे। और ये पौधा किसका है, इसमें जड़ है। तो ये जो नीचे हिस्सा आया है, ये मृदा के नीचे जो हिस्सा आया है, ये भी तना है। और इसमें देखिए क्या होता है, इस तने में इस तरीके से ये पत्तियां होती हैं, जो क्या हो जाती है, फूल जाती है, और फूल करके रसीले और गुद्देदार हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है भूमिगत तना। और ये जो है पत्तियां हैं, ये पत्तियां जो है पत्तियों का समूह है, पत्तियों का समूह है। और ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं, ये क्या है, प्याज है। प्याज को आप लोग देखते रहिएगा, प्याज क्या हो जाता है, वो जब उसको प्याज के छिलके को हम उतारेंगे तो परत दर परत क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और वो क्या होता है, इसमें रस भरा होता है। तो इसका नाम क्या है, सल्क कंद है। सल्क मतलब क्या होता है, पतला आवरण। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, कंद, और ये क्या है, सल्क कंद। कंद का मतलब होता है किसी पौधे का अगर तना क्या हो जाए, फूल करके मोटा हो जाए, तो उसको कंद के नाम से जानते हैं। जैसे कि आलू है, यहाँ पे क्या हो जाता है, तना तो है नीचे, लेकिन इसके ऊपर क्या है, पत्तियों का समूह बन गया है, जो फूल करके रसदार हो गया है, गुद्देदार हो गया है। ठीक लहसुन भी ऐसे ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको बस दो ही याद रखना है, प्याज और लहसुन। उसके बाद से हम लोग चौथे नंबर में बात करेंगे घन कंद का। घन कंद, इसको बोलते हैं कॉर्न, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे जिमीकंद,
जिमीकंद, अरबी, ईटीसी। इसमें सूरन कुल के पादप आते हैं, जैसे जिमीकंद हो गया, अरबी हो गया, ठीक है, ये सब इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको बस ये एग्जाम्पल याद रखना, जो लिखा गया है उससे ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है। यही एग्जाम में पूछे जाएंगे बार बार। क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, निम्न में से किसमें कंद के द्वारा कायिक जनन होता है, तो जरूर ऑप्शन में आलू रहेगा। सही आंसर क्या होगा? आलू। प्रकंद में, प्रकंद के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? इनमें से कोई एक रहेगा, ज़्यादातर चांस इसी का रहता है, अदरक का, इसलिए हम इसको क्या किया, पहले लिखे हुआ है। फिर से सल्कंद, सल्कंद द्वारा कायिक जनन, या ऐसे पूछता है सल्क कंद का उदाहरण है, तो ऑप्शन में या तो प्याज होगा या तो लहसुन होगा। फिर से है घन कंद का उदाहरण है, तो जिमीकंद, अरबी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अर्धवायु तना का बात करेंगे बी नंबर में। बी नंबर में हम लोग बात करेंगे अर्धवायु तना। अर्धवायु तना, सब एरियल स्टेम। अर्धवायु तना का मतलब है कि वैसा तना जो पूर्ण रूप से वायु में ना हो, वो क्या हो, मृदा से क्या हो, मृदा से जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं अर्धवायु तना। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखना है। ये भी देखिए कई प्रकार के होते हैं। पहला लिखते हैं ऊपरी भूस्तरी। देखिए नाम से स्पष्ट है, ऊपरी, ऊपर का मतलब क्या था, ऊपर। भूस्तरी मतलब भूमि के स्तर पर हो, भूमि के अंदर ना हो, भूमि के स्तर पर हो। अर्धवायु का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से वायु में ना हो, आधा वायु में और आधा क्या हो, जमीन पे हो। ठीक है, इसको बोला जाता है रनर्स, रनर। तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है। जैसे हम आपको फिगर से बता देते हैं यहाँ पे कि आप लोग देखे होंगे, ये मान लेते हैं कि मृदा का लेयर हो गया, और यहाँ पर इस तरीके से ये दूब है। तो क्या होता है, दूब घास, जिसको हम अपने भाषा में दूब के नाम से जानते हैं, दूब घास का क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या करता है, मृदा के सतह पर वृद्धि करता है। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसका जड़ निकल जाएगा, फिर से दूसरा पौधा क्या हो जाएगा, उगाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, दूब घास। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दूसरा है भूस्तरी, भूस्तरी, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलन। स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है, इसका एग्जाम्पल है। इसमें आपको एग्जाम्पल क्या रखना है, स्ट्रॉबेरी। ये देखिए कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये मृदा हो गया, और ये ये जैसे स्ट्रॉबेरी का क्या है, फल है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, फिर से ऐसे यहाँ पे जाएगा, और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पत्तियाँ निकलेंगी ऐसे, फिर से यहाँ पे फल लगेगा। तो ये देखिए क्या हो रहा है, इसके नीचे नीचे जा रहा है, और फिर से यहाँ पे पादप क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, फल लग रहा है स्ट्रॉबेरी का। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा।
तीसरा जो है, तीसरे को हम बोलते हैं अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी, या इसी को बोला जाता है, एक और नाम है इसका, चूसक के नाम से जाना जाता है। इसको सकर बोलते हैं अंग्रेजी में, सकर। चूसने वाला। पुदीना जो है ना, पुदीना, इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पुदीना हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें आपको याद रखना है पुदीना, जिसको अंग्रेजी में मिंट के नाम से जाना जाता है, मिंट। ठीक है, फिर से है। चौथा जो है वो है भूअस्तारिका। भूअस्तारिका, इसको अंग्रेजी में ऑफसेट के नाम से जाना जाता है। ये जो है बिल्कुल इसी की तरह है, भूस्तरी की तरह है, लेकिन ये जलीय पौधों में पाया जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? जलकुंभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जलकुंभी। जलकुंभी, इसका एक और नाम है, जलकुंभी का उपनाम है वाटर हाइसिंथ के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं जलाशय की महाविपत्ति। जलाशय की महाविपत्ति। वाटर हाइसिंथ। ठीक है, जलकुंभी का पुष्प बहुत आकर्षक होता है। ठीक है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये क्या होता है, जलकुंभी का जो पादप होता है, इसके तने जल के स्तर पर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, जैसे भूस्तरी में भूमि के स्तर पर। और उससे क्या होता है, जड़ें निकलती है और नए पादप का निर्माण होता जाता है, और ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। बंगाल में इसकी पुष्प की खूबसूरती के कारण बंगाल की सरकार ने बहुत पहले क्या किया, इसको नदियों में लगाया। लेकिन ये बहुत ही कम समय में क्या किया, पूरे नदियों के पानी को घेर लिया। और जब नदियों के पानी को घेर लेगा, पानी स्थिर है, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। और ऑक्सीजन का उपयोग जब करने लगेगा तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जल में रहने वाले जलीय जीव है, जैसे मछली है, वो ऑक्सीजन की कमी से क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे। इसीलिए इसको बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जलाशय की महाविपत्ति। जलाशय का मतलब तालाब का, नदी का पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, सड़ने लगेगा, क्योंकि उसमें रह रही मछलियाँ क्या हो जाएगी, मछलियाँ और जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी से मरने लगेंगे। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट में लिखते हैं इस बात को। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो नोट में आपको ये लिखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से किसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। आंसर क्या है इसका, जलकुंभी। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, जलकुंभी एक ऐसा पादप है
ऐसा पादप है जो बहुत ही तीव्र गति से जल के सतह पर वृद्धि करता है। जल के सतह पर, या इसको थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन कर देते हैं। जलकुंभी एक जलीय लिख लेते हैं यहाँ पे। जलकुंभी कैसा पादप है? जलकुंभी एक जलीय पादप है जो बहुत ही तीव्र गति से जल की सतह पर वृद्धि करता है। वृद्धि करता है और थोड़े समय में ही पूरे जल के सतह को घेर लेता है। इसके कारण जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। फलस्वरूप जल में रहने वाले जलीय जीव जैसे मछली इत्यादि मरने लगते हैं। ठीक है। बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पर मछली का लोग सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बंगाल में क्या हो गया, जलकुंभी इतना तेज़ी से जल की सतह पर वृद्धि किया कि वहाँ पर लोगों को जो खाने के लिए होते हैं मछली क्या हो गई, कम पड़ने लगी। इसीलिए इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल के लोगों का प्रमुख व्यंजन मछली है। अतः जलकुंभी के कारण मछली के उत्पादन में कमी होने लगी। इसलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो समझ में आ गया आपको कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। क्या है इसका आंसर? जलकुंभी एक जलीय पादप है जो बहुत ही तीव्र गति से जल की सतह पर वृद्धि करता है और थोड़े समय में ही पूरे जल की सतह को घेर लेता है। इसके कारण जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। फलस्वरूप जल में रहने वाले जलीय जीव जैसे मछली इत्यादि मरने लगते हैं।
बंगाल के लोगों का प्रमुख व्यंजन मछली है, अतः जलकुंभी के कारण मछली के उत्पादन में कमी होने लगी, इसलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़े हम लोग। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम लोग देखें कि प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है, जड़ों से भी हो सकता है, तना से भी हो सकता है, और किससे हो सकता है, पत्तियों से भी हो सकता है। तो तीसरा प्रकार कौन है प्राकृतिक कायिक जनन का? एक बार हम पीछे रिवर्स करके देख लें। तना से देख रहे थे, दूसरा है तना, तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा देखेंगे हम लोग पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा वायुव्य तना का नहीं देखना है यहाँ पे। वायु तना तो क्या है, जब हम कलम लगाने के लिए देखेंगे, कलम लगाने वाली विधि, उसमें सब आ जाएंगे। तो कायिक जनन की वह विधि, प्राकृतिक कायिक जनन की वह विधि, प्राकृतिक कायिक जनन की वह विधि जिसमें किसी पादप के, जिसमें किसी पादप के पत्तियों द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है पत्तियों द्वारा, कायिक जनन कहलाता है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना, बस एग्जाम्पल याद रखना। ब्रायोफिलम, इसको देखिए क्या कहा जाता है, ब्रायोफिलम। इसका कई सारा नाम है, जैसे इसको अजूबा के नाम से भी जाना जाता है, या इसको साधारण भाषा में पत्थर चट्टा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जो पौधा है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे पत्थर होते हैं। अगर किसी कारणवश इस पौधे की पत्ती अगर पत्थर पर गिर जाती है और वहाँ पे मिट्टी उपलब्ध है, तो वहाँ पे मिट्टी में जो उपजाऊ पदार्थ है उसको अवशोषित करके इससे क्या हो जाती है, इसकी पत्तियों से कलिकाएं निकलने लगती है, और इससे क्या हो जाता है, ब्रायोफिलम के नए पौधे का निर्माण हो जाता है। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बिगोनिया लिख सकते हैं। बिगोनिया भी इसी में आता है, ठीक है, लेकिन आपको बस ये वाला एग्जांपल याद रखना है। तो ये हम लोग देख लिए प्राकृतिक कायिक जनन। अब हम लोग को देखना है क्या, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बी में हम लोग बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो, मनुष्य का हस्तक्षेप हो, मानव के द्वारा। कृत्रिम का शाब्दिक अर्थ होता है मानव के द्वारा। तो कायिक जनन की वह विधि जिसमें
मनुष्य के हस्तक्षेप से नए पादप का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक जनन। तो क्या हो गया? कायिक जनन की वह विधि जिसमें मनुष्य के हस्तक्षेप से पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कृत्रिम कायिक जनन। तो लिखते हैं, कायिक जनन की वह विधि जिसमें मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप के कायिक भागों से नए पादप का निर्माण होता है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, ऐसा आप लोग देखे होंगे, आप लोग करते भी होंगे। ठीक है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कलम लगाना। जैसे गुलाब है, तो गुलाब को हम लोग क्या करते हैं? गुलाब की टहनी को काट लेते हैं, और गुलाब की टहनी को काटने के बाद क्या करते हैं? उसको मिट्टी में ले जा करके आधा क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। कुछ समय के बाद देखते हैं, जब नियमित समय पर हम लोग पानी देते रहते हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको हम देते हैं, तो क्या होने लगता है? उससे कलिकाएं निकलने लगती है, और धीरे धीरे वो क्या करने लगता है? विकसित होकर के नए गुलाब के पादप का निर्माण कर देता है। तो ये देखिए कितने प्रकार से होता है। तो इसकी निम्न विधियां हैं। ये निम्न प्रकार का होता है। ये निम्न प्रकार का होता है। ये निम्न प्रकार का होता है। पहला है, ए में लिखते हैं कलम लगाना। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कटिंग। कटिंग कलम लगाना क्या होता है? ये इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें किसी पादप के टहनियों को छोटे छोटे भागों में काट देते हैं, और पादप की टहनी को छोटे छोटे काटते हुए भागों में ये ध्यान रखा जाता है कि उस टहनी पर क्या हो? कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित हो, हमको दिखाई दे, उस पर क्या छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दी हो। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं, और उसको क्या करते हैं? आधा मिट्टी में क्या कर देते हैं? रोप देते हैं। तो कुछ समय के बाद उससे क्या होता है? नए पादप का निर्माण होता है। यही होता है कलम लगाना। तो लिखते हैं इसमें, इस विधि में किसी पादप की किसी पादप के टहनियों को छोटे 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 टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। टुकड़ों को काटते समय टुकड़ों को काटते समय टुकड़ों को काटते समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक टुकड़े पर प्रत्येक टुकड़े पर
कलिकाएं उपस्थित हो, उपस्थित हो। इन टुकड़ों को ही इन टुकड़ों को ही कलम कहा जाता है। इन टुकड़ों को ही कलम कहा जाता है। ठीक है। कलम लगाने का मतलब होता है कि किसी पादप की टहनी को हम छोटे छोटे हिस्सों में काट लें और काटते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं प्रत्येक टुकड़े पर कलिकाएं उपस्थित हो। और इन छोटे टुकड़ों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कलम के नाम से जानते हैं। ठीक है। काटने के बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं। अब इस कलम को अब इस कलम को मृदा में अब इस कलम को मृदा में आधा रोपित कर दिया जाता है तथा नियमित समय पर नियमित समय पर सिंचाई करने पर कुछ समय बाद इनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये किस में हम लोग किस पौधे में इस विधि को अपना सकते हैं? गुलाब में, अंगूर में, नींबू में, इन सभी में हम क्या कर सकते हैं? इस विधि को अपना सकते हैं। लिखते हैं एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। जैसे किस में हो जाएगा जी? गुलाब में, अंगूर में, नींबू में। ठीक है। गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, गुड़हल हो गया, इटीसी। आप भी अपने तरफ से आप अपने अगल बगल अगर कोई पौधे देखते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं टहनी काट करके लगा दिया जाता है, उसको आप जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका नंबरिंग हम लोग किए थे ए से। अब बी में देखते हैं हम। बी में देखते हैं दाब लगाना। बी में क्या है जी? दाब लगाना। इसको बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग। देखिए दाब लगाना क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कि एक कोई पौधा है, ये पौधा है कोई, ये पौधा
इस पौधे की तना क्या है, लचीली है। तो अगर हम इसमें दाब लगाना चाहते हैं, इस पौधे की तना क्या है जी, लचीली है, और ये इस तरीके से मृदा की तरफ गई है, हम क्या करते हैं, इसके कुछ भाग को हम इस तरीके से मिट्टी के अंदर रोपित कर देते हैं कि इसका कुछ भाग क्या रहे, मृदा के ऊपर रहे, कुछ भाग क्या रहे, मृदा के ऊपर रहे। ठीक है, कुछ भाग मृदा के ऊपर रहे, और इसको हम मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं कि इसका कुछ भाग वायु में रहे और कुछ मृदा के अंदर रहे। और नियमित रूप से यहाँ पे पानी देने से यहाँ पे कुछ समय के बाद क्या होती है, यहाँ से जड़ें निकलने लगती है, यहाँ से जड़ें निकलने लगेगी, जड़ें निकलने लगेगी यहाँ से। तो कुछ समय के बाद यहाँ से इसको क्या कर देंगे, काट करके अलग कर देंगे और मृदा में लगा देंगे, जिससे नए पौधे क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है, तो इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में किसी पादप की टहनी को या तना को इस प्रकार से मृदा में गाड़ा जाता है कि उसका कुछ भाग वायु में रहे। ऐसा करने से कुछ समय के पश्चात गड़े हुए भाग से क्या होती है, जड़ों का विकास होता है, और इसको मात्र पौधा से अलग कर देते हैं, तो नए पौधे क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है, लिखते हैं, इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में किसी पौधे के तने को इस प्रकार से, इस प्रकार से मृदा में गाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है कि तने का कुछ भाग वायु में रहे। ठीक है, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात मृदा में दबे हुए भाग से जड़ों का, जड़ों का विकास होने लगता है। अब इस भाग को मृदा से, मात्र पौधे से, अब इस भाग को, अब इस भाग को मात्र पौधे से अब इस भाग को मात्र पौधे से अलग कर मृदा में रोपित करने पर, मृदा में रोपित करने पर नए पादप का, नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, ये विधि किस में अपना सकते हैं, ये विधि उसी पौधे में अपनाई जा सकती है जिसकी तना क्या हो, मुलायम हो, लचीला हो, जमीन के आसपास हो, लटका हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस विधि को हम लोग अंगूर में, स्ट्रॉबेरी में अपना सकते हैं। इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग अंगूर, स्ट्रॉबेरी इत्यादि पादपों में, इत्यादि पादपों में किया जाता है, इत्यादि
इत्यादि पादपों में किया जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। बी हो गया, सी में लेते हैं हम लोग। रोपण प्रक्रिया। रोपण प्रक्रिया इसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ग्राफ्टिंग प्रोसेस। देखिए, ग्राफ्टिंग प्रोसेस का मतलब होता है किसी उच्च किस्म के पादप का विकास करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा पादप है जिसका फल बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है। कुछ ही समय के बाद क्या होता है, मतलब उसकी लाइफ जो है बहुत कम है, लेकिन उसका फल क्या है, खाने में बहुत टेस्टी है, और हम चाहते हैं कि लंबे समय तक हमको फल देता रहे। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रजाति के एक ऐसे पौधे का इस्तेमाल करेंगे जिसका फल तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो निचला हिस्सा है, जो जड़ है, वो क्या है, वो बहुत ही मजबूत है और उसका लाइफ टाइम ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, उसी जाति के निम्न किस्म के, इसको बोलते हैं स्कंद। जैसे देखिए, हम यहाँ फिगर से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि एक पादप है, ये एक पादप है, जिसमें बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई है। और इस पे फल जो है, मान लेते हैं कि क्या है, आम का पादप है। ये आम जो है खाने में टेस्टी, लेकिन इसकी उम्र मात्र क्या है, 30 वर्ष है। 30 वर्ष के बाद पादप ये क्या हो जाता है, फल देना बंद करता है, सूख जाता है, क्योंकि इसकी जड़ क्या है, बहुत कमज़ोर है। ये निचला हिस्सा क्या है, बहुत कमज़ोर है, इसमें रोग लग जाते हैं। और कोई मान लीजिए इसी जाति का, मतलब आम का ही क्या है, पादप है, जिसकी देखिए क्या है, जड़ें क्या है, बहुत मजबूत है, जड़ें बहुत मजबूत है। ठीक है, लेकिन इसका जो फल है ना, वो अच्छा नहीं है, फल अच्छा नहीं है, फल अच्छा नहीं है इसका। इसकी उम्र मान लीजिए क्या है, 100 वर्ष है, और इस पे जो फल लगते हैं बहुत छोटे छोटे फल लगते हैं, खाने में अच्छे नहीं है, टेस्टी नहीं है। हम चाहते हैं ये जो फल है इस पौधे पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कायिक जनन की इस विधि को, रोपण प्रक्रिया को अपनाएंगे। इस विधि में क्या किया जाता है, उच्च किस्म के किस पादप के कलम को, इसके टहनी को काटेंगे हम। जैसा अभी देखें, कलम का मतलब क्या होता है, किसी पादप के टहनियों को छोटे छोटे भागों में काटिए, और ऐसा काटिए कि प्रत्येक भाग क्या हो, कलिकाएं उपस्थित हो। और हम क्या करेंगे, इसकी टहनी पर कहीं पे ला करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे। इस पे लगाने के बाद क्या हो जाएगा, हम उसको क्या करेंगे, लगा देंगे और वहाँ पे पट्टी बांध देंगे। पट्टी बांधने के बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और कुछ समय के बाद इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे। जब अलग कर देंगे और ज़मीन में जब रोपित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका जड़ तो इस पौधे के जैसा रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न किस्म। निम्न किस्म इस सेंस में कहते हैं कि इसका फल अच्छा नहीं है,
और ये है फल अच्छा है, तो इसको क्या बोलते हैं? उच्च किस्म। समान जाति है, दोनों क्या है? आम का पौधा है। तो रोपण प्रक्रिया में क्या करते हैं? किसी उच्च किस्म के पादप के कलम को उसी जाति के निम्न किस्म के स्कंद कहा जाता है। ये जो निचला हिस्सा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्कंद कहा जाता है। निम्न किस्म के पादप के स्कंद पर ला करके हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं? पट्टी बांध देते हैं, और नियमित रूप से क्या करते हैं? पानी देते हैं। ऐसा करने से कुछ समय के बाद क्या होता है? वहाँ से जड़ों का विकास होने लगता है, और जब वो पूर्ण रूप से जड़ विकसित हो जाते हैं, तो उससे इस पादप से उसको अलग करके हम क्या करते हैं? मृदा में लगा देते हैं। अब इससे जो नया पौधा बनेगा, उसकी स्कंद तो क्या होगी? निम्न किस्म के होगी, लेकिन उस पर जो फल लगने वाले होंगे वो क्या होंगे? उच्च किस्म के होंगे। तो इससे हमको एक ऐसा किस्म प्राप्त हो गया कि जिसका लाइफ भी क्या हो गया? बढ़ गया, और फल भी क्या है? अच्छा है। तो इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? रोपण प्रक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। चलिए लिखते हैं। इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग उच्च किस्म के पादपों को तैयार करने में किया जाता है। ठीक है। क्या करते हैं इस विधि में? इस विधि में किसी उच्च किस्म के पादप के कलम को उसी जाति के निम्न किस्म के उसी जाति के निम्न किस्म के पादप के स्कंद पर जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है तथा तथा पट्टी से बांध दिया जाता है। पट्टी लगे स्थान पर नियमित रूप से पट्टी लगे स्थान पर नियमित रूप से पानी देने पर जड़ों का विकास होने लगता है। विकास होने लगता है। जड़ों का विकास होने लगता है। जड़ों के पूर्ण विकसित हो जाने के बाद पट्टी लगे स्थान से अलग कर मृदा में मृदा में रोपित करने पर
पादप का निर्माण होता है, जिसकी स्कंद तो निम्न किस्म की होती है, जिसकी स्कंद तो निम्न किस्म की होती है, लेकिन पुष्प एवं फल उच्च किस्म के होते हैं। लेकिन पुष्प और फल उच्च किस्म के होते हैं। इस विधि का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं जी? इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं आम में कर सकते हैं, जैसा एग्जाम्पल में हमको बताएं, आम में, नींबू में, सेब में। ठीक है, नोट कर लेते हैं। इस विधि का प्रयोग आम, नींबू, सेब इत्यादि पादपों में किया जाता है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। डी में हम लोग देखते हैं इसको बोलते हैं खूंटी बांधना। इसको बोलते हैं गूटिंग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गूटिंग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको गूटिंग कहते हैं। गूटिंग। देखिए, अभी हम लोग देखे थे दाब प्रक्रिया। ये जो विधि है ना, दाब प्रक्रिया का ही परिवर्तित रूप है। यह विधि दाब प्रक्रिया का परिवर्तित रूप है। दाब प्रक्रिया में हम लोग देखे थे किसी पौधे की तने को इस प्रकार से मृदा में दबाया जाता है कि कुछ भाग उसका क्या रहे, वायु में रहे। ठीक है, तो ऐसा करने से जो मृदा में गड़ा हुआ भाग है, दबा हुआ भाग है, उससे कुछ समय पश्चात क्या होता है, जड़ें निकलने लगती है और उसको स्वतंत्र रूप से रोपित करने के बाद नए पौधे का निर्माण होता है। इस विधि का प्रयोग हम वृक्ष की ऊंची शाखाओं में करते हैं, क्योंकि उसको हम मृदा में दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विशाल पेड़ है और वो पेड़ क्या है, जिसकी क्या है, तना क्या है, कठोर है, तो हम उसको नीचे ला करके मिट्टी में दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग वृक्ष की ऊंची शाखाओं पर किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, किसी वृक्ष की टहनी को क्या करते हैं, चाकू या किसी तेज धारदार हथियार से हम हटा देते हैं, उसके छिलका को वहां से हटा देते हैं और वहां पे पट्टी बांध देते हैं। पट्टी बांध देते हैं, मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है और वहां पर क्या किया जाता है, नियमित रूप से पानी डाला जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, कटे हुए भाग से कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद से जड़ें निकलने लगती है। तो जब पूर्ण
पूर्ण रूप से जड़ निकल जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से उस शाखा से अलग करके अलग मृदा में क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। लिखते हैं, इस विधि का प्रयोग वृक्ष की ऊंची शाखाओं पर किया जाता है। इस विधि में